यस। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको कि टेंसर क्या होता है ना। एक बार मैं वापस इसको रिवाइज कर देता हूँ कि एक जनरलाइजेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश एवं सदिश का व्यापक रूप ही क्या होता है, टेंसर होता है। ठीक है, और इसको अपन जनरली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कोई 3D स्पेस है, क्या है 3D स्पेस। 3D स्पेस में जो टेंसर होता है उसके कंपोनेंट होते हैं 3n कंपोनेंट। 3D स्पेस में कितने कंपोनेंट होते हैं, 3n। यदि मैं n की वैल्यू 1 कर दूं, क्या कर दूं, n की वैल्यू 1 कर दूं तो कितने हो जाएंगे, 3 कंपोनेंट। इसका मतलब वो जो टेंसर क्वांटिटी है वो क्या है, वो जो टेंसर क्वांटिटी है वो क्या है, वो एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि, यानी वेक्टर क्वांटिटी। यदि मैं n की वैल्यू 0 कर दूं तो इसका मतलब 3 की पावर 0 का मतलब 1, तो वो एक ही कंपोनेंट आएगा और वो कौन सा होगा, अदिश, स्केलर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, और एक बात ये भी देखो, 3 की पावर n कंपोनेंट होते हैं, n की जितनी वैल्यू होती है वो उस टेंसर की रैंक होती है। n की जितनी वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस टेंसर की रैंक। जैसे मैं यहाँ पर करूँ n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, इसका मतलब ये क्या है, शून्य कोटि का परदिश है। क्या है, शून्य कोटि का परदिश, टेंसर ऑफ 0 रैंक, ये 0 रैंक टेंसर। तो 0 रैंक टेंसर ही क्या होता है, एक स्केलर होता है। 0 रैंक टेंसर ही क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। यदि मैं n की वैल्यू 1 कर दूं, n की वैल्यू क्या कर दूं, 1, इसका मतलब ये क्या है, प्रथम कोटि का परदिश। यह है प्रथम कोटि का परदिश, टेंसर ऑफ फर्स्ट रैंक या फर्स्ट रैंक टेंसर। इसका मतलब जब n की वैल्यू 1 होती है तब इसके कंपोनेंट कितने होते हैं, 3 कंपोनेंट, और वो 3 कंपोनेंट को अपन क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट कहते हैं। इसका मतलब कि जो फर्स्ट रैंक या फर्स्ट ऑर्डर का जो टेंसर है वही क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, वही क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब समझना इसका, देखो भाई, कल मैंने एक एग्जांपल बताया था, वो एग्जांपल ये था कि जैसे J इज इक्वल क्या होता है, आई ओमेगा, ये होता है, और ये I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो किसको शो करता है, टेंसर को, जो किसको शो करता है, टेंसर को। अब देखो भाई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, स्ट्रेस, ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, जड़त्वाघूर्ण, प्रतिबल, प्रत्यास्थता, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, इस प्रकार की जो भी क्वांटिटीज है वो क्या होती है, टेंसर होती है। यानी और इनके जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को अपन क्या कहते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके 9 कंपोनेंट होते हैं, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, आई वाई एक्स। इसी एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि आगे हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड। ठीक है, यहाँ पर अपन नंबर सिस्टम में इसको ऐसे लिखेंगे, इसको मैं रिप्रेजेंट करने के तरीके बता रहा हूँ। देखो जो फर्स्ट टर्म आ रही है ना, ये वाली टर्म, इसको आप ये बोल सकते, जैसे ये है कॉलम के लिए, किसके लिए, कॉलम के लिए, और ये किसके लिए है, ये ऐसे करो, इसको रो के लिए मान लो, और ये है कॉलम के लिए, ये रो को शो कर रहा है, ये कॉलम को शो कर रहा है। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, I11, I12, I13, I21, I22, I23, I31, I32, I
3 3, ऐसे शो कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना भाई। यहाँ पर सेम टू सेम एक्स एक्स की जगह 1 1, एक्स वाई की जगह 1 2 एक्स, यानी मैंने ये मान लिया, एक्स को मान लिया 1, वाई को मान लिया 2, जेड को मान लिया 3, ये मान लिया। इसको अपन और कैसे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको I 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, I 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, I 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं I 2 1, I 2 2, I 2 3, I 3 1, I 3 2, I 3 3, यानी रिप्रेजेंट करने का अलग अलग मेथड है। इनको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका जो है वो मैंने बता दिया भाई। ठीक है, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसी को समझना है एक बार, फिर आगे पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो टेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं उनको बता रहा हूं मैं। या फिर दोनों ऊपर लगा दो, I 1 1, I 1 2, I 1 3, I 2 1, I 2 2, I 2 3, I 3 1, I 3 2, I 3 3, इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो 1 1 1 2 सब में 1 1 1 2 1 3, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 1 1 2, इनको बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं अपन इनको? इंडेक्स। अब देखो क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं सूचकांक। क्या बोलते हैं इनको? सूचकांक। अब देखो जहां पर सूचकांक बेस में होते हैं, कहां पर होते हैं? बेस में। इन्हें बोलते हैं हम आधार, या तो बोलते हैं आधार या फिर इसको पादांक भी बोलते हैं भाई, पादांक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आधार या पादांक। हिंदी में बोलते हैं इसको सब, इंग्लिश में बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। यदि इंडेक्स सबस्क्रिप्ट में हो और जब ऊपर की ओर होते हैं तब ये होते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या होते हैं ये? सुपर स्क्रिप्ट। और इन्हें बोलते हैं अपन हिंदी इनमें बोलते हैं मूर्धांक। क्या बोलते हैं इसको? मूर्धांक। या तो ये बेस में हो या फिर सुपरस्क्रिप्ट में हो या फिर मिक्स्ड में हो। कैसे मिक्स्ड में? कैसे? नीचे भी हो और ऊपर भी हो, दोनों में है तो ये आएगा मिक्स्ड। क्या आएगा ये? मिक्स्ड। एक बात आपको ये पता चल गई होगी कि यहाँ पर देखो इंडेक्स कितने आ रहे हैं? 2 इंडेक्स आ रहे हैं। इसमें भी 2 इंडेक्स है, इसमें भी 2 इंडेक्स, इसमें भी 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, सब में इंडेक्स सेम है। इसका मतलब ये टेंसर कौन सा है? कौन सा टेंसर है ये टेंसर है सेकंड रैंक। सेकंड रैंक टेंसर की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। किसकी बात कर रहा हूँ? सेकंड रैंक टेंसर की। तो सेकंड रैंक टेंसर क्या है? जहां पर 2 इंडेक्स हो। अब ये टेंसर कितने प्रकार का हो सकता है? या तो जो इंडेक्स है वो सुपरस्क्रिप्ट में हो, या तो सब में उसको ऊपर की ओर लिख दे। तो जहां पर ये इंडेक्स, ये जो सूचकांक है ऊपर की ओर लिखे होते हैं, उस टेंसर को बोलते हैं अपन प्रतिचर, कॉन्ट्रावेरिएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। जहां पर ऊपर की ओर लिखे होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। जहां पर ये नीचे की ओर लिखे होते हैं सबस्क्रिप्ट में, उसे बोलते हैं अपन कोवेरिएंट टेंसर। क्या बोलते हैं? कोवेरिएंट टेंसर, यानी सहचर प्रदिश, सहचर प्रदिश। और जहां पर सुपरस्क्रिप्ट भी हो और सबस्क्रिप्ट भी हो, यानी पादांक भी हो मूर्धांक भी हो, उसे बोलते हैं मिक्स्ड टेंसर। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड टेंसर। और नंबर ऑफ इंडेक्स जो होते हैं वो शो करते हैं उसके ऑर्डर को या रैंक को। इसका मतलब यदि 2 है तो ये सेकंड, और यदि 1 ही है तो वो फर्स्ट रैंक, और बस यही है भाई। और 0 है तो 0 हो गया, जिसमें एक ही कंपोनेंट है वो क्या हो गया? 0। ठीक है, अब देखो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। इस प्रकार
उसका जो अपने पास जो टेंसर क्वांटिटी उसको अपन कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अपन इसको किसी और प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आगे और देखो, ये जो मैंने अभी जो पूरा जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर सेट किया है, वो स्ट्रक्चर जो मैंने मान लिया वो एस फ्रेम में है। अपन स्टडी करते हैं दो फ्रेम के अंतर्गत। एक फ्रेम अपना कौन सा होता है, एस फ्रेम होता है, और एक फ्रेम कौन सा होता है, एस डैश फ्रेम होता है। एक फ्रेम होता है अपना एस फ्रेम, और एक फ्रेम कौन सा होता है, एस डैश फ्रेम होता है। यही होता है। आगे और देखो भाई, मान लिया मेरे पास एक दूसरा फ्रेम और है। कौन सा फ्रेम है, एस डैश फ्रेम। और उस एस डैश फ्रेम में ये जो क्वांटिटी, जैसे मैंने यही मान लूँ मैं, वो ये है, ये सब एस फ्रेम में है, ये एस फ्रेम में। और एस डैश फ्रेम में इसकी क्वांटिटीज मालूम है, I11 डैश, I12 डैश, I13 डैश, I21 डैश, I22 डैश, ऐसे मान लूँ। ऐसे मान लिया भाई मैंने। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण एस डैश फ्रेम से एस फ्रेम में। अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एस डैश फ्रेम से एस फ्रेम में, यही फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखो आगे, जैसे मैं आपको बताऊं, इसका एक आइडिया दे दूं। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे आपने किया होगा ना फर्स्ट ईयर में, एक्स डैश इज इक्वल गामा एक्स माइनस वी टी, याद आ रहा है वो कुछ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक्स एस फ्रेम में कोई वैल्यू गिवन है, एस फ्रेम में कोई वैल्यू गिवन है, और आपने क्या किया, एस डैश में फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे क्या करेंगे कि एक क्वांटिटी एस फ्रेम में है, एक क्वांटिटी एस डैश फ्रेम में, तो दोनों में क्या रिलेशन आएगा, दोनों में क्या रिलेशन आएगा, उसको अपन क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होती है। क्या होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के द्वारा अपन क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। आपको के पास कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ चुकी, क्या आ गई, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन इस प्रकार से थी कि एक्स आई, ये किसी एस फ्रेम में है, या ये लो एस डैश में ले लो, किसका फंक्शन होती है, x1 का, x2 का, x3 का, डॉट डॉट xn का। ऐसे लिखते हैं उसको अपन। तो अब इसका जब डिफरेंशियल करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, dxi dx बार i डेल x1 dx1 डेल x2 सॉरी i, और डेल x2 dx2 कंटिन्यू चलेगा, लास्ट में क्या आएगा, डेल x बार i डेल xn dxn। समझना इसको, ये कर दिया अपने ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। आगे देखो, dxi इज इक्वल, ये सब जुड़ रहे हैं ना, तो यहां पर देखो ये i है, तो i सब में चल रहा है। तो ये ऐसे कैसे, सम के लिए समेशन यूज में लेते हैं, इसको कर दिया डेल x। देखो ये 1 to n तक जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे को मैंने j ले लिया, और ये क्या ले लिया, dxj। क्या ले लिया मैंने, कोई dxj, और यहाँ पर क्या लगा दिया, समेशन 4j, समेशन 4j। अब देखो dx बार i, इसको डायरेक्ट अपन ये भी लिख देंगे, डेल xi डेल xj और dxj। डायरेक्ट इसे लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन। इसको बोलते हैं अपन यूजिंग आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन।
आइंस्टीन सम्मेशन कन्वेंशन, जहां पर जे वेरी करता है 1 से लेकर n तक। ऐसा भी दिया हुआ हो ना तब भी आपको सम करना आगे उसका, क्या करना है, सम। तो अब देखो भाई यहां पर ये आ रहा है, अब मैं यहां पर यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लूं, ये तो ऐसा कैसे है ना, एक प्रकार से टेंसर की तरह हो रहा है, ये किसकी तरह हो रहा है, टेंसर की तरह। जिससे मैं यहां पर ये ले लूं कि मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है एस फ्रेम में ए बार पी, क्या है, ए बार पी, और ये डेल एक्स। अब देखो यहां पर पी है ना, आई है तो आई, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पी। ऐसे ही डेल एक्स, और यहां पर मैं कोई दूसरी क्वांटिटी ले लूं जैसे ए क्यू ले लूं, क्या ले लूं, क्यू। अब यहां पर आई है तो आई, और यहां पर जे तो जे, तो यहां पर क्यू है तो ये क्यू। ये लो भाई, यही है टेंसर का फॉर्मेट। यहां पर ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। यानी मैं ये बात कर रहा हूं कि आपके पास में यदि एस फ्रेम में कोई फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो आप एस डेस में उसको फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एंड हियर ए बार पी एंड ए क्यू आर नोन एज टेंसर क्वांटिटीज, आर नोन एज टेंसर क्वांटिटीज। इस प्रकार का फॉर्मेट क्या होता है, टेंसर का होता है। यदि यहां पर ये एक ही है तो ये फर्स्ट रैंक हो गया। अब देखो यदि मैं इस पी को यहां पर कर दूं, ठीक है, तो इस क्यू को मुझे यहां पर करना पड़ेगा। इस क्यू को यहां पर करते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पी यहां पर, और ये जो क्यू है वो यहां पर। ये कौन सा हो जाएगा, ये देखो इंडेक्स जो सूचकांक वो नीचे हो गए, तो ये कौन सा हुआ, सहचर प्रदिश, कोवेरिएंट टेंसर। कौन सा हुआ, कोवेरिएंट टेंसर। तो यही कहानी है और कुछ नहीं है, ठीक है। करें इसको आगे, और यहां से ये हट जाएगा भाई, ये हट जाएगा। करते चलो इसको। अब आपके मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मेट याद रख लेना आपको इस प्रकार का, ऐसे करके देख लेना भाई। इस प्रकार का जहां पर रिलेशन आता है ना, इस प्रकार का रिलेशन, तो वो रिलेशन टेंसर का रिलेशन है। यहां पर और यहां पर जो क्वांटिटी जो होती है वो क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, टेंसर क्वांटिटी। अब करते हैं, अब लिखो टाइप्स ऑफ टेंसर, टॉपिक पे लेना एंड टाइप्स ऑफ टेंसर, टाइप्स ऑफ टेंसर। पहले करते हैं एक नंबर, प्रतीचर प्रदिश। मैं सूचकांक इंडेक्स क्या होते हैं वो लिखवा नहीं रहा, मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है। प्रतीचर प्रदिश, कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, लेके वह प्रदेश जिसमें, वह प्रदेश जिसमें सूचकांक ऊपर वाली अवस्था में हो, मूर्धांक अवस्था में हो, मूर्धांक अवस्था में हो, प्रतीचर प्रदिश कहलाता है। प्रतीचर प्रदिश कहलाता है। That tensor in which index is in superscript state, superscript state, comma, known as contravariant tensor, known as contravariant tensor, known as
कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक है, अब इसी में अलग अलग पॉइंट हो रहा है। फर्स्ट में फर्स्ट देखो, शून्य कोटि का प्रतिचर प्रदेश, शून्य कोटि का प्रतिचर प्रदेश जीरो रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, जीरो रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। जीरो रैंक का मतलब जिसमें केवल एक कंपोनेंट हो। ठीक है, लिखो भाई। देखो जीरो रैंक कौन सा होता है? स्केलर होता है। पहली बात तो ये है, क्या होता है? स्केलर। माना अदिश फलन माना एस निर्देश तंत्र में अदिश फलन फाई, एस निर्देश तंत्र में अदिश फलन फाई निर्देशांक x1 x2 xn तथा ये ऐसे करो, निर्देश अदिश फलन फाई तथा एस डैश तंत्र में अदिश फलन फाई डैश निश्चर है। क्या है? निश्चर, इनवेरिएंट। तो फाई को के का फंक्शन मान लो, इज इक्वल फाई डैश के डैश। निश्चर यही होता है ना भाई, कोई क्वांटिटी है दो में से है, मतलब वो क्या होता है? निश्चर। ठीक है, इसे शून्य कोटि का प्रतिचर प्रदेश या अदिश कहते हैं। इट इज नोन एज जीरो रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। इट इज नोन एज जीरो रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर और स्केलर। ठीक है, यानी आपको करना क्या है? तो स्केलर क्वांटिटी लेनी है, उसको दोनों में सेम कर देना है। ठीक है ना, ये करना है। और ये एग्जाम में से पूछता भी नहीं है, फर्स्ट रैंक से पूछता है एग्जाम में। अब देखो भाई, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदेश, फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। देखो वही दो फ्रेम मानेंगे, एक में कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 मान लेंगे, एक में कोऑर्डिनेट x बार 1 x बार 2 x बार 3 x बार n मान लेंगे। देखो माना एस निर्देश तंत्र में, माना एस निर्देश तंत्र में n राशियां
क्या मान लूँ, जैसे ए पी मान लूँ, यहाँ पी की वैल्यू 1 2 3 4, पी की वैल्यू 1 से लेकर n तक, यानी a1 a2 a3 a4 a4 a5 ऐसे मान रहा हूँ मैं। n राशि का मतलब AP का मतलब a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया और p की वैल्यू 1 से लेकर n तक, ऐसे समझना है इसको। n राशियाँ AP निर्देशांकों कौन कौन से, x1 x2 x3 xn तथा एस डैश निर्देश तंत्र में ये n राशियां सेम होनी चाहिए। यदि ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना चाहिए, ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ये मोमेंटम है तो ये भी मोमेंटम दोनों में क्या हो सकता है, डिफरेंट क्या हो सकता है, डिफरेंट। तो उनमें क्या रिलेशन है अपन वही फाइंड आउट करेंगे। n राशियां मैं क्या मानूँ, जैसे इसको a बार क्यू मान लूँ, क्या मान लूँ, a बार क्यू। निर्देशांकों x बार 1 x बार 2 x बार 3 डॉट x बार n का फलन है, यदि इनका रूपांतरण निम्न प्रकार, सपोज इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस n quantities AP, is function of coordinates x1 x2 x3 x bar n, and in S dash frame of reference n quantities A bar q is function of coordinates x bar 1 x bar 2 x bar 3 dot x bar n if transformation of them is given by मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था इस प्रकार का, क्या बताया था मैंने, ये बताया था कि ऐसा कुछ ए बार यहाँ पर क्यू लिख रहे हैं, यहाँ पर ए पी ये पी, इनमें रिलेशन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, याद आ रहा है कुछ, आ रहा है क्या कुछ, ये क्यू ये पी अभी बताया था मैंने भाई। ये है फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, इसे प्रथम कोटि का प्रतीचर परदिश कहते हैं। लिखो, इट इज नोन एज फर्स्ट रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, लिखो भाई इसको, यानी ऐसे ही कोऑर्डिनेट हो, जैसे x1 हो x2 हो x3 हो, ऐसे ही हो, तब इसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लिखो, आगे थर्ड द्वितीय कोटि का प्रतिशत परदिश, सेकंड रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, वहां पर n राशि नहीं, कितनी राशि आएगी, n स्क्वायर राशियां। यदि n की वैल्यू 2 है तो कितने हो जाएंगे, 4 राशि, 3 है तो 9 राशि। अरे भाई n का मान में 3 कर दूं, क्या कर दूं, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 कंपोनेंट, और 9 कंपोनेंट तो होते हैं i x x, i x y, i x z, i y x, y y, y z, इस प्रकार से n स्क्वायर राशियां a p q कर दूं यहाँ पर,
क्या कर दूं, ए पी क्यू इनके फंक्शन हो, और यहाँ पर आर एस कर दूं। अपने हिसाब से जो मन में आए वो करो। ए पी क्यू यहाँ पर इसको आर एस कर दिया, इनके फंक्शन हो और इनका रूपांतरण निम्न प्रकार हो। कैसे हो, देखो ऐसे हो जाए, यहाँ पर ए बार आर एस और यहाँ पर पी क्यू। अब दो कोऑर्डिनेट के द्वारा आएगा भाई, एक्स वाई पर भी करेगा, एक्स जेड पर भी करेगा, एक्स एक्स पर भी करेगा, वाई एक्स पर, वाई वाई पर, तो दो दो पे ऊपर करेंगे। तो सेम पहले वाला फॉर्मेट एक्स 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 लिख लिया। ऐसे कैसे, आर एस सुपरस्क्रिप्ट में है तो यहाँ पर आर, यहाँ पर एस, आर के साथ में पी, एस के साथ में क्यू, तो यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू। ये लो भाई, लिख लो इसको, हो गया। लिखो, इसे कहते हैं, इसे द्वितीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहते हैं। इट इज नोन एज सेकेंड रैंक कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। लिखो भाई, ऐसे थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, एन ऑर्डर तक पूछ लो, आप लोग कर देना, ऐसे ही बढ़ाना है सबको, ठीक है। कर लिया होगा, आगे चलते हैं। अब सेकंड है सहचर प्रदिश। सहचर प्रदिश कोवेरिएंट टेंसर। जिसमें जो इंडेक्स था वो कहां पर हो, डाउन में हो, वह प्रदिश जिसमें, वह प्रदिश जिसमें सूचकांक पादांक अवस्था में हो, पादांक अवस्था में हो, सहचर प्रदिश कहलाता है। सहचर प्रदिश कहलाता है। If index in tensor सेम टू सेम पहले वाले लिखवा देते हैं। दैट टेंसर इन विच इंडेक्स इज इन सबस्क्रिप्ट स्टेट known as covariant tensor, known as covariant tensor। लिखो, कोवेरिएंट टेंसर लिख लिया होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं।
अब इस सेकंड में फर्स्ट पॉइंट, प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश, फर्स्ट रैंक कोवेरिएंट टेंसर, फर्स्ट रैंक कोवेरिएंट टेंसर, प्रथम कोटि का। तो यहाँ पर जो इंडेक्स है ना वो यहाँ पर बेस में आ जाएंगे। एस निर्देशांतर में एन राशियाँ, और वो एन राशियाँ क्या है, एपी, इनके कोऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है। एन राशियाँ पहले वाले में यहाँ पर एन स्क्वायर कर लेना, और यहाँ पर क्या कर लिख दूँ, आर कर दूँ या क्यू कर दूँ, ये लो क्यू हो, इनका रूपांतर निम्न प्रकार हो, ठीक है, लिखो इसको। जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उन फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने क्या किया, इंडेक्स की पोजीशन चेंज कर दी सुपरस्क्रिप्ट से सबस्क्रिप्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा अब ये ए बार क्यू, और ट्रांसफॉर्मेशन किससे ले रहे हैं, एपी से। क्या करेंगे, वही डेल एक्स बाई डेल एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इस पी को यहाँ पर कर देंगे और इस क्यू को यहाँ पर, ये तो ऊपर ही आएंगे हमेशा, क्योंकि ये देखो ऊपर लिखे हुए हैं ये इंडेक्स, कोऑर्डिनेट में इंडेक्स हमेशा ऊपर लिखे हुए हैं। ये है, इसे प्रथम कोटि का सहचर प्रदिश या सदिश कहते हैं। इट इज नोन एज फर्स्ट रैंक कोवेरिएंट टेंसर और वेक्टर। इट इज नोन एज फर्स्ट रैंक कोवेरिएंट टेंसर और वेक्टर, लिखो। आगे देखो, द्वितीय कोटि का सहचर प्रदिश, सेकंड रैंक, कोवेरिएंट टेंसर, ठीक है ना। एन स्क्वायर राशियां कर दें, ये पी क्यू कर दें, ये एन स्क्वायर राशियां आर एस कर दें इसको, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ले लो पूरा ही समझ लो रे यार। पी क्यू किससे ले रहे हैं, सॉरी आर एस ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं पी क्यू से, तो ये ए पी क्यू, पी क्यू, सेकेंड ऑर्डर है तो डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स। देखो आर एस नीचे है ना, तो आर और एस, आर के रेस्पेक्ट में पी, एस के रेस्पेक्ट में क्यू, तो ये पी और क्यू, ये लो, इसे द्वितीय कोटि का सहचर प्रदिश कहते हैं, सहचर प्रदिश कहते हैं। नॉन एज सेकेंड रैंक कोवेरिएंट टेंसर, लिखो। ठीक है ना, आगे देखो भाई, कॉन्ट्रावेरिएंट कर लिया, कोवेरिएंट कर लिया, अब बता मिश्रित, मिक्स्ड। थर्ड मिश्रित प्रदिश, मिक्स्ड टेंसर, जिसमें ऊपर भी इंडेक्स हो नीचे भी इंडेक्स हो। तो लिखते हैं परिभाषा, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, वह प्रदिश जिसमें
वह प्रदेश जिसमें सूचकांक मूर्धांक व पादांक दोनों अवस्थाओं में हो, मिश्रित प्रदेश कहलाता है। That tensor in which index exists in both superscript and subscript state known as mixed tensor, ठीक है। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं इसकी, और ये भी लिख देते हैं। सूचकांकों का योग उसकी कोटि को व्यक्त करता है। सूचकांकों का योग उसकी कोटि को व्यक्त करता है। द सम ऑफ इंडेक्स रिप्रेजेंट इट्स रैंक। ठीक है, आप देखो फर्स्ट लेते हैं। द्वितीय कोटि का, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें डायरेक्ट, खूब ज़्यादा हो गया 1 मीटर। जैसे ये ले मिक्स लेना है तो ऊपर और नीचे लेना है, तो जैसे मान लो PQ मैंने ऊपर ले लिया, R मैंने नीचे ले लिया, तो इनके रिस्पेक्ट में अलग मानो। PQR हो गया तो ये ST और जैसे U मान लिया, क्या मान लिया, ST और U। तो थर्ड रैंक ये 2 ऊपर 1 नीचे, तो टोटल थर्ड रैंक डेल एक्स ओवर डेल एक्स ओवर डेल एक्स। ये PQ ऊपर है तो P, ये Q, ये R नीचे है तो ये R। PQ के रिस्पेक्ट में ST तो ST, R के रिस्पेक्ट में U तो U। लिख देना, यह तृतीय कोटि का प्रतिचर प्रदिश है। इट इज थर्ड रैंक तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। थर्ड रैंक मिक्स्ड टेंसर। ऐसे सेकंड फिफ्थ और भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। ये करो भाई। इसकी प्रॉपर्टीज है वो कल करते हैं। पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कल यूज होगा वो मैं बता रहा हूं। एक अलग से आता है क्रोनेकर डेल्टा फलन, ये लिख लो, क्रोनेकर डेल्टा फलन। क्रोनेकर डेल्टा फलन देखो
जैसे डेल एक्स बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। डेल एक्स और डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। डेल वाई और डेल वाई की वैल्यू 1। डेल वाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 0। जानते हो इस प्रकार की वैल्यू। जैसे मैं x को लिख दूं x1 और y को लिख दूं x2, तो इसको अपन कैसे लिख देंगे, डेल x1 ओवर डेल x2 वैल्यू 0। डेल x1 ओवर डेल x1 वैल्यू 1। डेल y को x2 डेल ओवर x2 इज इक्वल 1। डेल x2 ओवर डेल x1 वैल्यू 0। तो यानी इनके यदि इंडेक्स सेम है, इंडेक्स सेम है तो वैल्यू 1 होती है, और यदि इंडेक्स डिफरेंट होते हैं तो वैल्यू 0 होती है। पार्शियल डिफरेंस में यदि इंडेक्स सेम है तो वैल्यू 1, इंडेक्स डिफरेंस है तो वैल्यू 0। इसी को मैं ऐसे लिख दूं, डेल x 1 1 है तो जैसे डेल 1 1 कर दूं, या इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं डेल 1 1, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं ऊपर नीचे भी कर दूं। यदि ये सेम है तो वैल्यू 1 है, यदि डेल 1 2 है या डेल 2 1 है या फिर डेल 1 2 है तो ये वैल्यू 0। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, अपना क्रोनेकर डेल्टा फलन, और एक प्रकार से ये पार्शियल डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको लिखवा रहा हूँ, वैसे एक्चुअल में आपके सिलेबस में है नहीं, केवल एक आध जगह इसका यूज है, तो लिख लूँ। क्या होता है ये होता है, ये लिख लो, क्रोनेकर डेल्टा फलन को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। द क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन रिप्रेजेंट एज बिलो। द क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन रिप्रेजेंट एज बिलो। रिप्रेजेंट एज बिलो कैसे, डेल जिसमें पी क्यू ले लूँ, क्या ले लूँ, आई जे मान लो, आई जे ले लूँ, या फिर डेल आई जे से भी शो कर सकते हैं, या डेल आई जे से भी शो कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 ही होती है, या तो होगी 1 या होगी 0। 1 कब होगी, आई इक्वल जे होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और यदि आई नॉट इक्वल जे होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से ये वैल्यू है भाई, इसको याद रख लेना। और ये किसको शो करता है, या फिर ये भी हो सकता है डेल बार भी हो सकता है, यहाँ पर आई जे डेल बार आई जे डेल बार आई जे, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, अपने क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। ठीक है भाई, करो यहाँ तक। तो जो टेंसर प्रॉपर्टी है, जो टेंसर क्वांटिटीज है, इसके मैंने टाइप्स डिफाइन कर दिए। 3 टाइप का होता है बेसिकली ये, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड टेंसर। इसके और भी होते हैं, सममित, प्रतिसम्मित, स्क्यू, एंटीसिमेट्रिक, ऐसे है ना, मेट्रिक, दूरिक टेंसर, मेट्रिक टेंसर, वो भी अपन आगे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मैंने 3 प्रकार के जो टेंसर बताए हैं, इन टेंसर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।